आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन आपके नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स का ही फर्दर टॉपिक है। उसमें हमें पढ़ना है इसमें हमें कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर हम देखें कि डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, तो हमने जो हमारे इंट्रोडक्शन टू नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का वीडियो किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि आपके अगर आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, मीन्स आपका कोई रिलेशन है, आपने सारी टेबल्स का एक ही सिंगल टेबल बना ली है और वो टेबल सब टेबल्स में डिवाइडेड नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे इंसर्शन एनॉमली आ रही थी, अपडेशन डिलीशन एनॉमली। तो इन एनॉमलीज को दूर करने के लिए ही हम डीकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन इज नथिंग, इट जस्ट यू ब्रेक योर रिलेशन। ओके, sorry, let me just remove it first. Okay, so what is decomposition means that you have one relation and you divide that relation into sub relations like R1, R2, R3. Now the question is that when you divide this relation into a sub relation, how will you ensure that your functional dependencies in a relation will remain same? ठीक है, वही चीज होती है आपकी कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी डीकम्पोजिशन की। ये आपने डीकम्पोज तो कर दिया, लेकिन क्या ये डीकम्पोजिशन आपके रिलेशन के टेबल के लिए सही है या नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है कि जब आप डीकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हो तो एक तो होना चाहिए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन होना चाहिए, जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो अवेलेबल प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए, और दूसरा है लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन, मतलब कि डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, तो लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन होना चाहिए। तो इस वाले लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Now, what is dependency preserving decomposition? So, suppose you have one relation R which is decomposed into two relation R1 and R2 with functional dependency sets F1 and F2, and a relation R has a functional dependency set F. Okay. Now, when you will say that your decomposition is dependency preserving, when all functional dependencies of F should logically implied in F1 union F2 functional dependency set. Okay, इसका मतलब क्या है, जब आप रिलेशन R को डिवाइड करते हैं R1 और R2 में, और इनमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आती है, जैसे लेट्स से F1 एंड F2, व्हेन यू विल टेक यूनियन operation on F1 and F2, it should be logically implied to F, मतलब F की जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो लॉजिकली इम्प्लाइड होनी चाहिए F1 यूनियन F2 में, देन यू विल से दैट योर डीकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. That means your decomposition relation should not lose any functional dependency. तो ये तो हुआ इसका explanation. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ examples लिए हैं। ये examples भी हैं और आप कह सकते हैं let's say MCQs भी हैं, ठीक है। तो ये MCQs थोड़े से competitive level के हिसाब से ही हैं, आपके RPSC प्रोग्रामर में भी आ सकते हैं, और अगर आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि DBMS सब्जेक्ट आता है, तो उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे अगर आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग समझना है तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, R is a relational schema with functional dependency set F which is decomposed into two relation R1 and R2 with functional dependency F1 and F2 respectively. Then which is always false? Which is always false में ये है, देखो अगर हम बात करें C की, तो C is F1 union F2 इज इक्वल टू F, तो ये तो हम बोल ही रहे कि अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो ही तो हम बोलेंगे कि हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, तो ये तो फॉल्स नहीं हो सकता। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा है F1 यूनियन F2 इज सबसेट ऑफ F। अगर आपका डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं होगा तो फिर उसका रिलेशन क्या होगा, ये वाला, तो ये कंडीशन भी फॉल्स नहीं होगी। कंडीशन हमेशा फॉल्स क्या होगी कि जब आप रिलेशन को डीकम्पोज कर रहे हैं तो वो कभी भी सुपर सेट नहीं बनेगा ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी का, दिस इज सुपर सेट। अगर हम ऐसे बोलते हैं एक्स इज वाई, और ये जो सिंबल है सुपर सेट को बताता है, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखे एक्स इज,
तो ये दिस इज x इज सबसेट ऑफ y एंड दिस वन इज x इज सुपरसेट ऑफ y, ठीक है। तो दिस वन इज ऑलवेज फॉल्स। हाँ, कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि जो डिकम्पोज्ड रिलेशंस हैं उनका अगर आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर दे तो वो सुपरसेट बन जाएगा आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी का। ओके, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे सकते हैं इसकी, रिलेशनल स्कीमा आर विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ विच इज डिकम्पोज इनटू दिस मैनी ऑफ रिलेशंस विथ दिस मैनी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज रेस्पेक्टिवली। तो इन जनरली क्या होगा आपका F1 यूनियन F2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन Fn इज सबसेट और इक्वल टू F। या तो इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी, और सबसेट होगा तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए, अगर ये इसका यूनियन ऑपरेशन इक्वल टू एफ होता है तो हम लिखेंगे कि डीकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, और सबसेट होता है तो नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, आपका रिलेशन आर है और फंक्शनल डिपेंडेंसीज है रिलेशन सेट में आर ऑफ एफ। आपने डीकम्पोजिशन परफॉर्म करे हैं R1 टू Rn, आउटपुट क्या होगा, या तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, तो उसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है आपको सब रिलेशन डिपेंडेंसीज, ठीक है। जो भी आपने रिलेशंस में डिकम्पोज किए हैं उनकी सबकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करना है, फिर उन पे यूनियन परफॉर्म करना है और उनको देखना है कि अगर जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जी के अंदर वो तो हमेशा इम्प्लाइड होगी एफ के अंदर, ये तो ट्रू ही है। यानी जब आप F1 यूनियन F2 अप टू सो ऑन Fn करोगे तो यहाँ पे जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी वो तो F में अप्लाई होंगी, दिस इज ऑलवेज ट्रू। बट F के अंदर जो अदर एग्जिस्टिंग और फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो क्या इसके साथ अप्लाई हो रही है, यानी कि वाइस वर्सा भी ट्रू है क्या। तो ये है कि अगर G F को कवर करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कवरिंग वाले में कि अगर G F को कवर करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ऊपर तो आप क्या कह रहे हो कि F तो G को कवर करेगा, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि F इज कवर्स G, ठीक है, कवर्स G। और नीचे वाले में कह रहे हैं अगर G भी F को कवर करता है तो उस केस में आपके F और G जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉजिकली इक्वल, ठीक है, अदरवाइज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। तो ये हमें सोल्यूशन निकालना है। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। आपको एक रिलेशन दे रखा है जिसकी एट्रीब्यूट्स हैं A B C D और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं A to B, B to C, C to D एंड D to A। और आपने इस रिलेशन को तीन रिलेशंस में डिकम्पोज किया है, एक तो है R1, ठीक है, R1, दूसरा है R2 एंड तीसरा है R3, ठीक है। R1 में जो एट्रीब्यूट्स आपने लिए हैं वो लिए हैं A B, R2 में B C और R3 में लिए हैं हमने C D। तो सबसे पहले हमें R1 की फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालनी है। तो अब यहाँ पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज किससे निकलेगी, जो आपकी ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दे रखा है उससे। तो देखो A और B है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी वो A और B से ही रिलेटेड होंगी। तो देखो फर्स्ट तो डायरेक्टली दे रखी है A टेंड्स टू B, तो इसको हमने इंक्लूड कर लिया। अब हमें और भी देखनी है, ये नहीं कि जो सिर्फ इसके अंदर दिख रही है सामने वो ही सिर्फ इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होगी, जो भी रिलेट कर रही है एक दूसरे से, जो हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कल, आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टी, जो आर्मस्ट्रांग रूल्स देखे थे, अगर उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिविटी से या कोई और रूल के थ्रू आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज बन रही है तो हमें वो भी चेक करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। सॉरी, ओके, ये देखिए A से B है एंड B से C है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी आ रही है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं A टू C भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी यहाँ पे A टू C, लेकिन A टू C हमें कहीं काम नहीं आ रही, ठीक है। अब और देखते हैं, जैसे A टू B तो बन गई, इसमें एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, B टू A हो सकती है क्या, B टू A हम बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो B से C है और C से D है, तो B से D भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी, है ना, B से D। अब क्योंकि B से D बन रही है, क्योंकि तो B से C एंड C से D तो ये ट्रांजिटिविटी हो गई, और D से A भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो वापस ट्रांजिटिविटी की वजह से B टू D एंड D टू A होगा, तो एक हमारी क्या बन जाएगी, B टू A भी बन जाएगी।
इसलिए यहाँ पर ए टू बी और बी टू ए दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करेगी। सेम यहाँ पर आप देखो तो बी से सी है तो बी टू सी तो आपने एज इट इज ले लिया। अब सी टू बी अगर आप देखेंगे तो ये भी मिलेगा, क्यों? क्योंकि देखो सी टू डी है ना, और डी टू ए है तो सी टू ए भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और सी टू ए और ए टू बी भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो सी टू बी अगेन ट्रांजिटिविटी की वजह से हो जाएगा। देखो सी टू ए एंड ए टू बी तो सी टू बी ट्रांजिटिविटी, इसलिए यहाँ पे बी टू सी और सी टू बी दोनों आ जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए R3 में आपका C और D रिलेशन, तो C टू D तो आ ही जाएगा। C टू D के अलावा आप देखें तो क्या है, यहाँ पे आप देखिए C टू D है और यहाँ आप देखो D टू A और A टू C हमने पहले निकाली थी, तो D टू A और D टू A टू C के कारण कौन सी आ जाएगी यहाँ पे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रांजिटिविटी रूल के अकॉर्डिंग D टू C। ओके, तो यहाँ पे C टू D भी आ गया और D टू C। तो F1 फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये हो गई, F2 ये हो गई और F3 ये हो गई। अब हमें इनका करना है यूनियन। ठीक है, अगर आप इनका यूनियन करते हैं तो देखो A टू B, B टू C और C टू D तो एज इट इज मिल रही है, लेकिन हमें देखना है कि क्या D टू A भी एग्जिस्ट कर रही है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का यूनियन कर देंगे। यूनियन करने के बाद हम इनका क्लोजर निकालेंगे। ठीक है, अब ये हमारे क्लोजर अगर हम निकालते हैं तो अगर D का क्लोजर आप चेक करोगे तो क्या होगा, D के क्लोजर में सबसे पहले तो आ जाएगा D एंड C। अब देखो C आ रहा है तो C की वजह से C टेंस टू B है, इसलिए C टेंस टू B तो B भी आ जाएगा, और B की वजह से B टेंस टू A है इसलिए यहाँ पे A भी आ जाएगा, तो D टेंस टू A भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। यही तो हम देखते थे कि कैसे मेंबरशिप टेस्ट करते थे कि कोई भी फंक्शन कोई भी एट्रीब्यूट है वो उसका एट्रीब्यूट क्लोजर कितनों को कवर कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले D का क्लोजर निकालते थे, तो क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी होती है इसलिए D एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो D टू C प्रेजेंट है इसलिए C भी आ जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते थे C आ गया। अब यहाँ आप देखिए C टू B है, हम इन सब का यूनियन कर रहे हैं ना, तो C टू B है इसलिए यहाँ पे B भी आ जाएगा। अब और यहाँ B टू A है तो B लेफ्ट हैंड साइड में और B हमारे क्लोजर में भी प्रेजेंट है इसलिए A भी आ जाएगा। तो दिस इज द क्लोजर फॉर D एट्रीब्यूट, और इस क्लोजर की वजह से हम कह सकते हैं D टेंस टू A। और हमारे सिर्फ एक यही बच रही थी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर, तो ये भी इसमें एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये चारों एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये किस तरीके का डिकम्पोजिशन है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। अब देखिए इस एग्जाम्पल में इसने सेम रिलेशन दे रखा है और ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हमारा F हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन किया है बी सी डी एक तो एट्रीब्यूट्स में और एक A एंड C में। तो सबसे पहले R1 इज बी सी डी, तो सबसे पहले B का क्लोजर अगर लो तो यहाँ पे आप देखो B के क्लोजर में B तो आएगा ही रिफ्लेक्सिविटी के कारण, लेकिन B किसी को एसोसिएट कर रहा है क्या, B टेंड्स टू नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए सिर्फ B रहेगा। अगर हम C की बात करें तो C के अंदर रिफ्लेक्सिविटी की वजह से C तो आएगा ही और D भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो C टेंस टू D और D टेंस टू A, तो C टेंस टू A भी प्रेजेंट है ना, यहाँ पे C टेंस टू A भी प्रेजेंट है, लेकिन C टेंस टू A यानी कि ये एट्रीब्यूट भी C के क्लोजर में आएगा, लेकिन ये यहाँ पे इसका मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन R1 में A नाम से एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ हम C और D लेंगे। और D का क्लोजर लोगे तो सिर्फ क्या आएगा, D आएगा, क्योंकि D टेंस टू A है बट A प्रेजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे A को लेने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से अगर हम R2 की बात करें तो R2 जो रिलेशन है उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट जो लिए हैं वो लिए हैं A एंड C। तो A का अगर आप क्लोजर देखोगे तो A के क्लोजर में सिर्फ A ही आएगा, क्योंकि और कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं। A भी टेंस टू C है इसलिए यहाँ पे C नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप C का क्लोजर देखोगे तो C के क्लोजर में एक तो C आ जाएगा, और क्योंकि C टेंस टू D और D टेंस टू A है इसलिए ट्रांजिटिविटी के कारण ये C टेंस टू A हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी भी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो C और A आ जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को पहले यहाँ लिख लेना है। तो ये तो आपकी F1 हो गई, ओके, और ये हो गई हमारी F2। अब हमें करना है इनका यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म। यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिल गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन, ये हमारा G फंक्शन हो गया। ठीक है,
क्या G जो है F को कवर कर रहा है? क्योंकि F तो G को कवर कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो हमने F तो G को कवर कर ही रहा है, तभी तो हमने इससे फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाई है R1 और R2 के लिए। लेकिन अब हमें फाइंड करना है कि वेदर G कवर्स F और नॉट। तो देखो C to D हमें मिल रही है तो कोई इशू नहीं है। अगर हम D to A की बात करें तो हमें क्या लेना होगा? पहले AB टेंस टू C की बात कर लेते हैं। चलो AB टेंस टू C, यानी कि अगर AB का मैं क्लोजर लूँ तो मुझे C मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर आप AB का क्लोजर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे सिर्फ आपको A एंड B ही मिलेंगे, C नहीं मिल रहा। इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे कहीं C आ ही नहीं रहा। अगर राइट हैंड साइड पे कहीं C आ ही नहीं रहा तो आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो AB का क्लोजर में तो सिर्फ A और B प्रेजेंट है, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी इस पे इम्प्लाइड नहीं हो रही है। G इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को कवर नहीं कर रहा है। अगर आप D टेंस टू A को देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस यूनियन ऑपरेशन में D का क्लोजर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम D का क्लोजर अगर फाइंड आउट करें तो वो सिर्फ D होगा। क्यों? क्योंकि देखो D लेफ्ट हैंड साइड में कहीं आ ही नहीं रहा इसके अंदर, तो D से कोई भी वैल्यू डिटरमाइन होगी ही नहीं। D से सिर्फ वो रिफ्लेक्सिविटी की वजह से खुद को ही डिटरमाइन कर पाएगा। तो अगेन ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस पे इम्प्लाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब F1 यूनियन F2 यहाँ पे क्या है? सबसेट है, इक्वल नहीं है, सबसेट है। That means it is not dependency preserving. Okay. आई होप आपको ये क्वेश्चंस दोनों समझ आए होंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के हिसाब से, क्योंकि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें सॉल्व करने होंगे। रिलेशंस में फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट्स बनाने होंगे F1, F2, F3 और उनका यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना पड़ेगा कि वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूनियन ऑपरेशन किया है, यानी कि जो G फंक्शन है आपका, वो F को कवर कर रहा है या नहीं। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि F इज ऑलवेज कवर्स G, बट G मे और मे नॉट कवर दी F। ओके, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके आपको PDF शेयर कर दूंगी। लेकिन अगेन हमारा टारगेट वही है 100 लाइक्स का, तो एक बार अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं वीडियो पे तो ये PDF आपको शेयर कर दूंगी मैं। तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।